नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 1 पर हम कार्य कर रहे हैं और ये उसी दिशा में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, आईएएस मेंस एग्जाम के लिए जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर 2 को 20 वीडियो के माध्यम से हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं और यह यूट्यूब पर दिया जा चुका है। इसका एक सेक्शन आप हमारे वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं और जनरल स्टडीज क्वेश्चन पेपर 1 को भी हम 20 वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त रूप में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में यहाँ से हेल्प मिल सकती है, ये हमारा प्रयास है। ऑफलाइन क्लासेस और आंसर राइटिंग सेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस या सिंपली कांग्रेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के कितने डायमेंशंस हो सकते हैं इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मुख्यतः 3 भागों में हम समझेंगे इसको। सबसे पहला पार्ट रहेगा कांग्रेस की स्थापना के साथ राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म किस सीमा तक जुड़ा हुआ है। सेकंड एस्पेक्ट रहेगा कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति का प्रथम चरण उदारवादी राजनीति, मॉडरेट या लिबरल पॉलिटिक्स, और देन फिर उग्रवादी राजनीति, एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स। ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आईएएस मेंस जीएस क्वेश्चन पेपर 1 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जाएंगे, किस रेंज में हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई 1885 में, उसके साथ भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता के उदय का एक प्रश्न भारतीय और ब्रिटिश इतिहासकारों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। तो इस पर कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देन हमें इसको अच्छे से स्टडी करना होगा कि क्या कारण है कि कांग्रेस के साथ ही भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ा जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ऐसा मुख्यतः ब्रिटिश इतिहासकार मानते हैं। भारतीय इतिहासकारों में अधिकतर इस कॉन्सेप्ट से सहमत नहीं है। उनके अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का आरंभ इससे पहले हो चुका था। खैर, वो हिस्टोरियंस का अपना एक अलग विवाद है, आपको उससे बचना है। तो भारत में राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की भावना के उदय के क्या क्या कारण हैं, तो ये हमें डिस्कस करना है इसमें। तो कैसे इसको कवर किया जाएगा। कांग्रेस की स्थापना के साथ पहली बार ब्रिटिश भारत के संदर्भ में एक संगठित राजनीति का आरंभ होता है, क्योंकि कांग्रेस ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक संस्था थी जिसमें देसी रियासतें शामिल नहीं हैं। तो पूरे ब्रिटिश भारत, जिसमें बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, बंबई प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और अन्य प्रांत शामिल थे, इन सभी का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। तो कांग्रेस पहली बार इस ब्रिटिश भारत की जनता की विभिन्न मांगों को, मुद्दों को अंग्रेजी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है। तो ये बात तो ठीक है कि कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में संगठित रूप में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में राष्ट्रवाद का एक विकास हमको दिखाई देता है। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो कोई ऐसा मंच नहीं था जो पूरे भारत या ब्रिटिश भारत के संदर्भ में इस प्रकार की मांगों को प्रस्तुत करता हो। कुछ प्रयास हुए लेकिन वो नाकाफी हैं।
तो इसलिए ये राष्ट्रवाद की एक भावना या आरंभिक भावना इसको हम मान सकते हैं कि कम से कम ब्रिटिश भारत के लिए एक मुद्दे को उठाया गया, और दूसरा ब्रिटिश भारत पर शासन करने वाली जो सरकार है उसको पूरे ब्रिटिश भारत के संदर्भ में इसके लिए उत्तरदायी माना गया है। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि ब्रिटिश शासन ने जब भारत पर अपना कानून के माध्यम से और विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से शासन आरंभ किया, तो उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम राष्ट्रवाद के विकास के रूप में भी हुआ। जैसे शिक्षा नीति लागू की गई, समाचार पत्र नीति लागू की गई, प्रशासनिक नीति, कृषि नीति, व्यापार नीति, ये जितनी भी नीतियां अंग्रेजी सरकार ने भारत में लागू की, उन सभी नीतियों से भारतीयों में जनसंचार हुआ, जागरूकता उत्पन्न हुई और वे अपने अधिकारों के प्रति सीमित रूप में जागरूक हुए। और यही कारण है कि अब उन्होंने अपने अधिकारों को पूरा करने के लिए, एंजॉय करने के लिए ब्रिटिश सरकार से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह किया। तो देन ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि कांग्रेस ने किस प्रकार ब्रिटिश भारत की मांगों को उठाया। लेकिन इसको पूरी तरह से राष्ट्रवाद नहीं मानेंगे, बाद में आप भारतीय इतिहासकारों के पक्ष में भी आपको खड़ा होना होगा, क्योंकि कांग्रेस के आरंभिक दौर में केवल ब्रिटिश भारत की मांगों को उठाया गया, जैसे कि भारतीयों को अधिक से अधिक जो परिषद थी विधायिका केंद्रीय स्तर पर और प्रांतों में, उनका विस्तार किया जाए, भारतीयों को अधिक से अधिक उसमें स्थान दिया जाए और उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का विकास हो। लेकिन ऐसी मांग देशी रियासतों के संबंध में नहीं की गई। इसलिए समझ रहे हैं आप, ये राष्ट्रवाद का आरंभ तो है, लेकिन इस राष्ट्रवाद में देशी रियासतें शामिल नहीं है। इसलिए आधे से अधिक भारत की बात की जा रही है, 33% भारत को इससे बाहर रखा गया है। इसलिए पूरी तरह से आपको इसको राष्ट्रवाद स्वीकार नहीं करना है। तो देन एक ये एस्पेक्ट है कि आप किस तरीके से इस वाले मुद्दे को टैकल कराएंगे, बहुत डिटेल में इसके क्या कारण थे, भारतीयों ने कौन सी रणनीति इसके लिए अपनाई, ब्रिटिश सरकार का क्या रिएक्शन था, तो बहुत डिटेल में वेबसाइट वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सेकंड एस्पेक्ट है कांग्रेस के साथ कि कांग्रेस की स्थापना के बाद इसकी जो राजनीति है मुख्यतः 2 चरणों में आरंभ हुई। जब तक गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करते हैं, तब तक कांग्रेस व्यवस्थित रूप से 2 प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ती है। तो कांग्रेस की उदारवादी जो राजनीति है, इसको हम ट्रेस कर सकते हैं 1885 से लेकर के और 1905 के बीच में, और उग्रवादी राजनीति को 1905 से 1919 के बीच में रखा जा सकता है। अब इसके साथ आपको कई मुद्दों को डिस्कस करना होगा, पढ़ना होगा कि उदारवादी राजनीति या जिसको नरमपंथी राजनीति कहा जाता है, ऐसा कहा क्यों जाता है, उनकी विचारधारा क्या है, उनके मूल मंतव्य, उद्देश्य, लक्ष्य क्या थे, कार्यप्रणाली क्या थी उनकी, किस किस लीडर्स ने इसमें नेतृत्व प्रदान किया, और बाद में इनकी कार्यप्रणाली का मूल्यांकन यानी किस सीमा तक 20 साल में उदारवादी या नरमपंथी राजनीति की सफलताओं का आकलन किया जाना चाहिए, यानी कितने वे सफल रहे। तो उदारवादी और नरमपंथी राजनीति का विकास हुआ ही क्यों? मूल क्वेश्चन तो यह है कि कांग्रेस की स्थापना के साथ कांग्रेस में इस विचारधारा का विकास क्यों हुआ, जिसको क्रमिक विकासवाद या संवैधानिक विकास के साथ भी जोड़ा जाता है। तो इस चरण में कांग्रेस ने केवल भारत में प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों की मांग की, यानी राजनीतिक संस्थाओं में, परिषदों में अधिक से अधिक भारतीयों को स्थान दिया जाए और सेना में सुधार किया जाए। आर्थिक क्षेत्र में किसानों पर, व्यापारियों पर कर की दर को घटाया जाना चाहिए। महिलाओं, बच्चों और गरीब व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए और सिविल सेवा परीक्षा
का आयोजन इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी होना चाहिए। भारतीयों को कुछ सिविल राइट्स भी मिलने चाहिए, जैसे कि सम्मेलन आयोजित करने का अधिकार, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बहुत सारे मुद्दे हैं जो पहले वाले चरण में उठाए गए थे, यानी प्रशासन और आर्थिक क्षेत्र में सुधार। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम चरण में कांग्रेस इस बात को मानकर चलती है कि हमें अंग्रेजी शासन पसंद है और अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी विचारधारा को भारत के लिए एक वरदान माना गया और अंग्रेजी सरकार की ईमानदारी, उनके कार्य करने की जो कार्यप्रणाली है, पारदर्शिता, न्यायप्रियता, प्रशासनिक ढांचा, कानून का शासन, इन सभी मूल्यों को प्रथम चरण में स्वीकार किया गया। संभवतः इसके पीछे सोच ये रही कि ऐसे ही मूल्य और राजनीति भारत में भी लागू किए जाएंगे और धीरे धीरे भारत की जनता भी इससे लाभ प्राप्त करेगी और भारत भी विकास की दहलीज तक पहुंच जाएगा। इसलिए अंग्रेजी सरकार के साथ दबाव की राजनीति नहीं अपनाई गई, यानी अंग्रेजी सरकार को स्वीकार किया गया कि अंग्रेजी सरकार भारत में शासन कर सकती है लंबे समय तक। शर्त यह है कि अपने शासन में उसको प्रशासन और आर्थिक क्षेत्र में सुधार करना होगा। और अपनी इस मांगों को प्रस्तुत करने के लिए उदारवादी नेताओं ने इस चरण में जो रणनीति, कार्य पद्धति, जो विचारधारा अपनाई, उसमें प्रार्थना पत्र, याचना करना, प्रतिनिधि मंडलों के माध्यम से गवर्नर जनरल के साथ मीटिंग करना, अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष अपनी बातों को रखना, प्रस्तुत करना। इसमें किसी भी प्रकार के राजनीतिक आंदोलन को नहीं अपनाया गया, यानी अंग्रेजी सरकार के समक्ष संवैधानिक राजनीति का मार्ग खोल करके रखा गया। किसी भी प्रकार के दबाव या हिंसा की राजनीति का इसमें कोई स्थान नहीं था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद महादेव रानाडे जैसे लीडर्स इस चरण को लीड कर रहे थे। अब इस चरण की राजनीति पर दो प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। पहला तो ये कि उदारवादी राजनीति भारत की जनता के साथ अपना तालमेल या समन्वय बिठाने में सफल नहीं हुई, यानी उदारवादी जो चरण है यह जनप्रिय आंदोलन नहीं बन सका, जनता के साथ डिस्टेंस बना के रखा गया। ये बात ठीक है, क्योंकि उदारवादी चरण में कांग्रेस का जो भी सामाजिक आधार था वो उच्च मध्य वर्ग या उच्च वर्ग के नेताओं के हाथ में था और वे मानकर के चलते थे कि भारतीय जनता जाति, धर्म और लिंग तथा अन्य आधारों पर विभाजित है। तो ऐसी स्थिति में जनता के साथ कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल होगा और जनता पढ़ी लिखी भी नहीं थी। यही कारण है कि प्रथम चरण में कांग्रेस का सामाजिक आधार नैरो था, संकीर्ण था। तो इस बात को आप स्वीकार करेंगे तो ये पॉइंट आगे जाकर के गर्मपंथियों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक बनेगा, क्योंकि वो जनता के साथ खुद को कनेक्ट करेंगे। और दूसरा, उदारवादी राजनीति को भिक्षा वृत्ति वाली राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ मेंडिकेंसी कहा जाता है, भीख मांगने वाली राजनीति। अब अगर आप इसका सपोर्ट करते हैं तो फिर आपके उत्तर में न्याय संगतता नहीं आ पाएगी, क्योंकि उदारवादी चरण में कांग्रेस की 2-3 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं कि पहली बार इसी चरण में भारत में आर्थिक नीति का इन्होंने विश्लेषण किया और भारत के संसाधनों का ब्रिटेन की ओर एक तरफा जो प्रभाव था उसको इन्होंने धन निष्कासन, धन निर्गम या ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया और इस आधार पर ब्रिटिश भारत की जनता को कम से कम आर्थिक मुद्दों पर तो अवेयर किया, यानी आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना का आरंभ अगर देखा जाए तो उदारवादियों की सफलता मानी जाएगी। इसी प्रकार राजनीतिक संस्थाओं का विस्तार, उनमें भारतीयों को अधिक से अधिक स्थान दिया जाए, इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने 1892 का परिषद सुधार कानून पारित किया, इंडिया काउंसिल एक्ट बनाया और उसके माध्यम से थोड़ा सा विस्तार हुआ और पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आरंभ की गई। और भारत के संसाधनों के अपव्यय को रोकने के लिए 1902 में एक बेल्वी आयोग बनाया गया, जिसके समक्ष गोपाल कृष्ण गोखले ने बहुत सारे प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तो देन भिक्षावृत्ति राजनीति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जनता को कम से कम अवेयर किया कई मुद्दों पर। इससे पहले भारत में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म था ही नहीं
और अंग्रेजी सरकार के समक्ष इन मुद्दों को रख करके सरकार को भी भारतीय जनता के प्रति कनेक्ट करने का इन्होंने प्रयास किया। लेकिन ये बात ठीक है, जिस सीमा तक हम आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुधार चाहते थे वे नहीं हुए, इसलिए उदारवादी या नरमपंथी नेता उस समय भारतीय जनता की आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को, मांगों को पूरा करने में सफल नहीं रहे। उसका एक बड़ा कारण था जनता के साथ इनकी दूरी, जनता के साथ कनेक्टिविटी का ना होना। दूसरा, अंग्रेजी सरकार के साथ किसी भी प्रकार की दबाव मूलक राजनीति का प्रयोग ना करना, संवैधानिक तरीकों का विफल होना और उदारवादी नेताओं का अंग्रेजी सरकार के प्रति जो दृष्टिकोण था उसको भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। इस संदर्भ में आप इसको देखने का प्रयास करेंगे। उदारवादी राजनीति को बाद में प्रतिस्थापित किया उग्रवादी राजनीति या गर्मपंथी राजनीति ने। 1905 से 1919 का चरण इसमें रेखांकित किया जाता है और इस चरण को लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने मुख्यतः लीड किया। अब इस चरण को उदारवादी राजनीति की तुलना में ज्यादा प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील माना जाता है। तो कैसे आपको यह सिद्ध करना होगा? सबसे पहले तो उद्देश्य में बदलाव किया गया। उग्रवादी राजनीति में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के स्थान पर स्वराज या स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट को उद्देश्य बनाया गया। इसका अर्थ यह था कि जहां उदारवादी मानते थे कि ब्रिटिश शासन ही भारत के लिए वरदान है, ब्रिटिश शासन ही भारत में कानून का शासन, आधुनिक विचारधाराओं की स्थापना कर सकता है, वहीं उग्रवादी राजनीति ये मानती थी कि बिना ब्रिटिश सरकार के हमें भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हमें स्वराज स्थापित करना है, वैसी अपनी संस्थाएं स्थापित करनी है। तो एक बड़ा बदलाव ये हुआ और इसने भारतीयों के दिल को छुआ, उनके हर टचिंग इश्यूज को कनेक्ट किया। दूसरा, भारतीय जनता के साथ कनेक्टिविटी को बैठाना। उदारवादी राजनीति में जनता के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन यहां पर दिखाई देती है क्योंकि उग्रवादी राजनीति में स्वदेशी और बहिष्कार दो प्रमुख एजेंडे स्वीकार किए गए, यानी स्वदेशी विचारधारा को बढ़ावा दिया गया, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया है। तो जब हम स्वदेशी और बॉयकॉट को समझने का प्रयास करते हैं तो इसने जनता के मध्य पहली बार दो लोकप्रिय मुद्दे उठाए और जनता ने बहुत बड़े स्तर पर इन मुद्दों का समर्थन किया। इसलिए उग्रवादी राजनीति के साथ जनता का बहुत बड़ा वर्ग जुड़ जाता है और उदारवादी राजनीति की तुलना में इसको सफल कहा जाएगा। अगली बात आपको ये समझनी है कि जो स्वदेशी विचारधारा का आरंभ हुआ था, उस विचारधारा का स्वरूप आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तीनों क्षेत्रों में था। तो मुख्यतः हम सांस्कृतिक क्षेत्र की इसमें बात करते हैं कि उग्रवादी राजनीति ने पहली बार सांस्कृतिक मुद्दों को उठाया जो उदारवादी राजनीति में नहीं उठाए गए थे। उदाहरण के लिए, हमें अपनी स्वदेशी भाषाओं पर बल देना, क्षेत्रीय भाषाओं पर। तो इस समय मराठी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित हुए, बांग्ला भाषा में और अन्य क्षेत्रीय भाषा में। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समय बांग्ला भाषा में बहुत सारे गीत लिखे, कविताएं लिखी गई। इसी प्रकार भारतीय प्राचीन शैली के अनुरूप भारत में चित्रकला को दोबारा से रिवाइव किया गया। नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर जैसे चित्रकारों ने ब्रिटिश प्रभाव, पश्चिमी प्रभाव से मुक्त होकर, फ्री होकर के भारतीय चित्रकला को दोबारा से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसी प्रकार स्थापत्य शैली में अगर आप देखें तो ईसाई सभ्यता की जो गोथिक शैली थी इसको छोड़ दिया गया और अपनी प्राचीन हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार स्थापत्य शैली को आगे बढ़ाया गया और अपने शिक्षा संस्थानों, अपने स्कूल, अपने कॉलेज और अपनी विचारधारा के अनुरूप ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाने का प्रयास किया गया। तो ये जो सांस्कृतिक तत्व था यह उग्रवादी राजनीति का सबसे प्रबल केंद्र था, जो उदारवादी राजनीति में पूरी तरह एब्सेंट था। और इसी सांस्कृतिक तत्व ने भारतीय जनता के बीच में उग्रवादी नेताओं को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी दिलाई, लोकप्रियता दिलाई। और यही कारण है कि बहुत बड़े स्तर पर, भारत के बहुत बड़े स्तर पर अगर देखें भारत के हिस्से में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। ये अलग बात है कि स्वदेशी आंदोलन पूरी तरह सफल नहीं हुआ, तो वो पूरी तरह सफल नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि जिस स्वदेशी आंदोलन को आरंभ किया गया था उसका एक बेहतर विकल्प, मैकेनिज्म हमारे पास नहीं था, लेकिन विचारधारा के रूप में, आइडियोलॉजी के रूप में स्वदेशी मूवमेंट को हमें सफल मानना चाहिए। तो उग्रवादी राजनीति ने जिस प्रकार से पहली बार
नया उद्देश्य तय किया, स्वराज स्वशासन, कार्यप्रणाली हमारी नई है, स्वदेशी बहिष्कार क्या है, यह राजनीतिक प्रतिरोध यानी निष्क्रिय प्रतिरोध या राजनीतिक प्रतिरोध या राजनीतिक आंदोलन का रास्ता चुनना, जो उदारवादी राजनीति का अगला चरण माना जाता है। और इसी प्रकार उग्रवादी राजनीति में अंतरराष्ट्रीय तत्वों को भी इस बार शामिल किया गया, यानी इसी चरण में अगर आप देखें तो दुनिया के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे हैं, चाहे वो मिस्र हुआ या रूस हुआ या तुर्की हुआ। और इसी समय जापान जैसे छोटे देश ने 1905 में रूस जैसे बड़े देश पर आक्रमण किया और उसको पराजित कर दिया। तो यहां से उग्रवादियों को एहसास हुआ कि हम भी मुट्ठी भर लोग जापान की तरह से ब्रिटिश सिस्टम जो बहुत मजबूत है, बड़ा है, उसको हम पराजित कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो उग्रवादी राजनीति के साथ भारत में नई आशाओं, नए लक्ष्यों का संचार हुआ। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घट रही थी उससे इनको बड़े स्तर पर प्रेरणा प्राप्त होती है। और इस समय जो नया साहित्य और समाचार पत्र जो प्रिंट हो रहे थे उसमें जिस प्रकार की विचारधारा को अपनाया गया, जैसी विद्वता इस समय देखने को मिलती है, उसका सीधा संबंध उग्रवादी राजनीति से था। ठीक है, तो इस तरीके से कांग्रेस के इस सेक्शन को आप कवर करने का प्रयास करेंगे। अब इसमें बहुत सारी घटनाएं, जैसे 1904 में मुस्लिम लीग की स्थापना, तो मुस्लिम लीग का इन दोनों राजनीतियों से कितना कनेक्शन है, कैसे प्रभाव डाला मुस्लिम लीग की स्थापना ने। इसी प्रकार 1907 में सूरत विभाजन, उदारवादी उग्रवादी राजनीति, नरमपंथी गर्मपंथी दो भागों में विभाजित होना, तो क्या केवल ये वैचारिक विभाजन था या फिर ये राजनीतिक और अन्य प्रकार का विभाजन भी था। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध की राजनीति ने किस प्रकार कांग्रेस की विचारधारा को प्रभावित किया, होम रूल आंदोलन का इससे क्या लिंक रहा। तो बहुत सारी घटनाएं जिनको मैं डिटेल में वेबसाइट वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।